सोचिए एक ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी जो लिथियम आयन से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो, ज्यादा चले और हाँ, पूरी तरह से रिसाइकल भी हो सके। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। मतलब ये तो एनर्जी स्टोरेज का एक तरह से ड्रीम कॉम्बिनेशन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी गाड़ियों में, हमारे घरों में या हमारे पावर ग्रिड्स में क्यों नहीं है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो एक खास तरह की बैटरी, जिंक ब्रोमाइन फ्लो बैटरी की बहुत गहराई में जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि क्यों एक इतना शानदार आइडिया हकीकत की जमीन पर संघर्ष कर रहा है। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, चुनौतियों और आप कह सकते हैं बाजार की असलियत की भी कहानी है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जिंक ब्रोमाइन फ्लो बैटरी आखिर है क्या? नाम ही काफी टेक्निकल लगता है इसका। हाँ, नाम थोड़ा सा डरावना लग सकता है, पर इसका जो फंडा है वो काफी सीधा है। देखिए, इसे एक हाइब्रिड फ्लो बैटरी कहते हैं। हाइब्रिड फ्लो बैटरी? जी, आसान भाषा में समझें तो लिथियम आयन बैटरी की तरह इसमें एनर्जी किसी सॉलिड चीज में बंद नहीं होती। यहाँ एनर्जी दो अलग अलग टैंकों में रखे एक खास तरह के लिक्विड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में स्टोर होती है। एक मिनट, अगर एनर्जी लिक्विड में है तो इसका मतलब ये लीक भी कर सकती है? क्या ये एक बड़ी समस्या नहीं? सुनने में थोड़ा खतरनाक लगता है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। हाँ, थियोरेटिकली लीक हो सकता है और इसीलिए इनकी डिजाइन और इंजीनियरिंग बहुत मजबूत बनाई जाती है। लेकिन लिक्विड होने का जो फायदा है ना, वो इस रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसका असली जादू वो इसके काम करने के तरीके में है। स्रोत इसे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीन कहते हैं। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोप्लेटिंग? अच्छा, ये तो और भी जटिल लग रहा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे आप मान लीजिए चांदी के चम्मच पर सोने का पानी चढ़ा रहे हैं। ठीक है। उस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये बैटरी चार्ज होते समय ठीक यही करती है। ये बिजली का इस्तेमाल करके अपने एक लिक्विड टैंक में से जिंक निकालती है और अपने इलेक्ट्रो पर उसकी एक पतली परत चढ़ा देती है, या कहिए प्लेट कर देती है। और ठीक उसी समय दूसरे टैंक का लिक्विड भी चार्ज हो जाता है। अच्छा, तो चार्जिंग का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पर जिंक की एक परत चढ़ाना। और जब हमें बिजली चाहिए, मतलब डिस्चार्जिंग के समय, तब ये पूरी प्रक्रिया उल्टी घूम जाती है। बैटरी उस जिंक की परत को वापस उसी लिक्विड में घोलना शुरू कर देती है। मतलब जैसे सोने का पानी उतारा जा रहा हो। बिल्कुल। और जैसे ही ये परत घुलती है, बिजली पैदा होती है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये परत चढ़ाने और उतारने का काम बार बार आगे पीछे कर सकती है, इसीलिए इसे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। काम करती है तो इसके फायदे भी एकदम हटकर होते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? स्रोतों में इसके क्या बड़े फायदे बताए गए हैं? बिल्कुल, और इसके फायदे ही हैं जो इसे इतना आकर्षक बनाते हैं, खासकर जब हम बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोर करने की बात करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है इसकी लंबी उम्र और मजबूती। मजबूती मतलब जैसे ये गिरने पर टूटती नहीं? नहीं, उस तरह की मजबूती नहीं। यहाँ मजबूती का मतलब है कि इसकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता वो समय के साथ घटती नहीं है। अच्छा, हम सब ने महसूस किया है ना, हमारे फोन की बैटरी 1-2 साल में कैसे दम तोड़ने लगती है। लिथियम बैटरी की एक ग्रूइंग समस्या है जिसे डिग्रेडेशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जिंक ब्रोमाइन बैटरी के साथ ऐसा नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि आप इसे रोजाना 100% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से खाली, और फिर भी बैटरी को कोई नुकसान नहीं होता। इसकी सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत बड़ा फायदा है, खासकर सोलर या विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जहाँ बैटरी को रोज ही पूरी तरह चार्ज और डिस्चार्ज करना पड़ता है। और सुरक्षा का क्या? लिथियम बैटरी में आग लगने की खबरें तो बहुत आम हो गई हैं। ये इसका दूसरा सुपर पावर है, कह सकते हैं। ये बैटरी नॉन फ्लेमेबल होती है, मतलब इसमें आग नहीं लगती। अच्छा। इसके लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में जो ब्रोमाइड सॉल्ट होते हैं ना, वे असल में नेचुरल फायर रिटार्डेंट है, मतलब आग बुझाने का काम करते हैं। तो इसमें लिथियम बैटरी की तरह वो थर्मल रनअवे या आग लगने का खतरा लगभग शून्य होता है। आप इसे किसी घनी आबादी वाली बिल्डिंग के बेसमेंट में लगा दीजिए और शांति से सो सकते हैं। ओके, तो ये तरह से अमर जैसी है और पूरी तरह सुरक्षित भी है। स्रोतों में एक और चीज का जिक्र था, स्केलेबिलिटी, कि इसकी क्षमता को बढ़ाना बहुत आसान है। इसका क्या मतलब है? ये फ्लो बैटरी का एक मौलिक गुण है और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लिथियम बैटरी में पावर मतलब कितनी तेजी से बिजली मिलती है
और एनर्जी यानी कितनी देर तक बिजली मिलती है, दोनों एक ही डिब्बे में बंद होते हैं। हाँ, तो अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको एक और पूरी बड़ी बैटरी खरीदनी पड़ती है। सही है। लेकिन यहाँ सीन अलग है। पावर तय होती है बैटरी के सेंट्रल स्टैक से और एनर्जी तय होती है उन लिक्विड वाले टैंक के साइज से। तो अगर आपको मान लीजिए 4 घंटे के बजाय 8 घंटे का बैकअप चाहिए तो आपको नई बैटरी नहीं खरीदनी। तो फिर आपको बस बड़े टैंक लगाने हैं और उनमें और ज्यादा लिक्विड भर देना है। बस ये बहुत सस्ता और आसान तरीका है अपनी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने का। मतलब पावर और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। ये तो ग्रिड स्किल स्टोरेज के लिए गेम चेंजर हो सकता है और इन सब के ऊपर ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। बिल्कुल, और ये इसके कहानी का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। इसके सारे हिस्से जिंक, ब्रोमाइन, यहाँ तक कि वो प्लास्टिक के टैंक भी पूरी तरह से रिसाइकिल किए जा सकते हैं। तो जब ये बैटरी अपनी 20 या 25 साल की जिंदगी पूरी कर लेती है तो उसका सारा मटेरियल वापस नई बैटरी बनाने के काम आ सकता है। कोई कचरा नहीं, कोई झंझट नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। लंबी उम्र, जो कभी खत्म ना हो, पूरी तरह सुरक्षित, आसानी से स्केल होने वाली और 100% रिसाइक्लेबल, ये तो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई बड़ी अड़चन होगी। वो क्या है? आखिर वो क्या वजह है जो इस परफेक्ट बैटरी को हीरो बनने से रोक रही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फर्क कहानी में एक विलन होता है और इस टेक्नोलॉजी की कहानी में भी है। असल में यहाँ एक नहीं कई चुनौतियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है उसका एक अजीब सा नाम है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ये क्या होता है? ये कोई बायोलॉजिकल चीज है क्या? नहीं, ये पूरी तरह से एक केमिकल प्रॉब्लम है। जैसा हमने बात की थी, चार्जिंग के दौरान जिंक इलेक्ट्रोड पर जमता है ना? हाँ। समस्या ये है कि वो हमेशा एक बराबर चिकनी परत में नहीं जमता। कभी कभी वो सुई जैसी नुकीली या कहिए पेड़ की शाखाओं जैसी आकृतियों में जमने लगता है। इन्हीं नुकीली सुइयों को डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये नुकीली सुइयां करती क्या हैं? सोचिए, ये डेंड्राइट्स खरपतवार की तरह हैं जो बैटरी के अंदर उगाते हैं और सब कुछ खराब कर सकते हैं। ये बढ़ते बढ़ते बैटरी के अंदर मौजूद सेपरेटर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों को अलग रखने वाली दीवार में छेद कर देते हैं। ओह! और जैसे ही ये होता है, बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है और हमेशा के लिए खराब हो सकती है। ये इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे जिद्दी समस्या है। अच्छा, तो ये एक गंभीर डिजाइन की खामी है। और क्या कमियां हैं? क्या ये लिथियम है जितनी एफिशिएंट है? नहीं, और ये इसकी दूसरी बड़ी कमी है। इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 70 से 80% के बीच होती है। 1 मिनट, इसका क्या मतलब हुआ राउंड ट्रिप एफिशिएंसी? इसका मतलब है कि अगर आप ग्रिड से 100 यूनिट बिजली लेकर इसे चार्ज करते हैं तो इस्तेमाल के लिए आपको वापस सिर्फ 70 से 80 यूनिट ही मिलेंगी। सिर्फ 70 से 80? जी। बाकी 20-30 यूनिट गर्मी और दूसरे नुकसान में बर्बाद हो जाती है। इसकी तुलना में लिथियम आयन बैटरी की एफिशिएंसी 95% से भी ज्यादा होती है। 20-30% का नुकसान, ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो ऐसा हुआ कि आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए और निकालने गए तो सिर्फ 75 रुपए मिले। खासकर जब बिजली का बिल आता है तब तो ये बहुत चुभने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसी डेंड्राइट वाली समस्या से निपटने के लिए एक और झंझट जुड़ जाता है जिसका जिक्र स्रोतों में है, पर्जिंग। पर्जिंग, ये क्या है? कोई सफाई प्रक्रिया? आप इसे एक तरह की साफ सफाई या एक रीसेट बटन कह सकती हैं। उन खरपतवार जैसे डेंड्राइट्स को बनने से रोकने के लिए कंपनियों को एक जुगाड़ लगाना पड़ा। क्या जुगाड़? हर हफ्ते या कुछ 100 साइकिल के बाद बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करके लगभग 2 घंटे के लिए बंद रखना पड़ता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ सारा जिंक पूरी तरह से घुल जाता है, जैसे खेत की जुताई करके खरपतवार हटा दी जाती है। इससे डेंड्राइट बनने की संभावना कम हो जाती है। मतलब ये लगाओ और भूल जाओ वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको हर हफ्ते 2 घंटे का डाउन टाइम चाहिए। ये तो किसी भी जरूरी काम के लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल हो या डेटा सेंटर, एक बड़ी समस्या हो सकती है। हाँ, ये इसके ऑपरेशन को थोड़ा जटिल बना देता है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, विषाक्तता। जिंक ब्रोमाइड जहरीला होता है और ब्रोमाइन गैस की गंध बहुत तेज और बुरी होती है, तो इसे हैंडल करते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ इतने शानदार वादे हैं, सुरक्षा, लंबी उम्र, और दूसरी तरफ बहुत ही वास्तविक और जिद्दी समस्याएं, डेंड्राइट्स, कम एफिशिएंसी और रखरखाव का झंझट। तो इन सब को देखते हुए बाजार ने क्या फैसला सुनाया है? क्या कोई कंपनी इन बैटरियों को व्यावसायिक रूप से बनाकर सफल हुई है? और यहीं पर आकर इस पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है,
व्यावसायिक सफलता, वो अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस फील्ड में जो सबसे प्रमुख और जानी मानी कंपनी थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की रेड फ्लो। रेड फ्लो? जी, रेड फ्लो। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर बहुत पैसा और समय लगाया, कमर्शियल प्रोडक्ट भी बनाए और कई जगहों पर उन्हें इंस्टॉल भी किया। तो मतलब उन्होंने इसे कर दिखाया? नहीं, हमारे स्रोत के अनुसार अगस्त 2024 में सारी कोशिशों के बावजूद वित्तीय समस्याओं के कारण रेड फ्लो बंद हो गई। उन्हें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। अरे, मतलब इस टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा चेहरा था वही फेल हो गया। ये तो इस टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। ये दिखाता है कि लैब में जो टेक्नोलॉजी क्रांतिकारी लगती है उसे असली दुनिया में बाजार की कसौटी पर सफल बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। रेड फ्लो के अलावा प्राइमस पावर और गिलियन जैसी दूसरी कंपनियां अभी भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सफलता वो अभी भी दूर की कौड़ी लगती है। जो तकनीकी बाधाएं हमने डिस्कस की वो इसे लिथियम आयन के मुकाबले महंगा और कम भरोसेमंद बना देती हैं। तो आज की हमारी इस गहरी छानबीन का सार क्या निकलता है? इन सब का असल में मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिंक ब्रोमाइन बैटरी की कहानी उम्मीद और हकीकत के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। इसमें सुरक्षा, स्थिरता और लंबी उम्र जैसी अपार संभावनाएं हैं जो इसे ऊर्जा के भविष्य के लिए एक, आप कह सकते हैं, आदर्श उम्मीदवार बनाती हैं। लेकिन साथ ही इसकी अपनी ही एक छोटी सी आदत, यानी वो जिंक की सुइयां बनाने की जिद, जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जी। कम एफिशिएंसी और रखरखाव की जरूरत जैसी वास्तविक बाधाएं हैं जो इसे बाजार का हीरो बनने से रोक रही हैं। और रेड फ्लो जैसी कंपनी का बंद होना इस बात का सबूत है कि इन चुनौतियों को पार पाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक बड़ी आर्थिक चुनौती भी है। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां एक महान वादा और व्यावहारिक चुनौतियां एक दूसरे से टकराती हैं। और जीत हमेशा बेहतर आइडिया की नहीं होती बल्कि उस आइडिया की होती है जो ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा सस्ता हो। वाकई एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प तस्वीर है ये। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये देखते हुए कि रेड फ्लो जैसी अग्रणी कंपनी भी इस पहेली को नहीं सुलझा पाई, तो इस टेक्नोलॉजी को मुख्य धारा में लाने और लिथियम आयन का एक वास्तविक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आखिर किस एक बड़ी सफलता की जरूरत होगी? क्या ये केमिस्ट्री में कोई ऐसी खोज होगी जो डेंड्राइट्स को बनने से ही पूरी तरह रोक दे, या फिर इंजीनियरिंग में कोई ऐसा सुधार जो इसकी एफिशिएंसी को नाटकीय रूप से बढ़ा दे और उस रखरखाव के झंझट को खत्म कर दे? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि भविष्य में कौन सा नवाचार इस टेक्नोलॉजी की किस्मत बदल सकता है।